आज हम इस लेक्चर में चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी पढ़ने वाले हैं, जिसमें देखेंगे कंप्लीट कॉन्सेप्ट। ठीक है, और कॉन्सेप्ट साथ साथ इसमें क्या क्या फॉर्मूले यूज होते हैं, उन फॉर्मूलों को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम सारी चीज कवर करने वाले हैं। आप बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये एपी है क्या, इसमें करना क्या होता है और क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि जो एपी नाम पड़ा है, इसका फुल फॉर्म तो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या नाम है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो ये जो प्रोग्रेशन वर्ड है, इसका मतलब है कि अगर कोई चीज हो वो जो लगातार क्या हो, इंक्रीज कर रही हो, आगे बढ़ रही हो, लगातार क्या कंटिन्यूसली क्या हो रही हो, आगे बढ़ रही हो, उसको कहते हैं प्रोग्रेशन। और इसमें एक वर्ड यूज हुआ है अरिथमेटिक। क्या यूज हुआ है? अरिथमेटिक। इसका मतलब होता है गणितीय, मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज पे काम करे। किस पे काम करे? न्यूमेरिकल वैल्यूज पे। ठीक है, तो जब कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी, जो नंबर की सीरीज होगी, नंबर का कोई चीज मतलब कुछ भी होगा, कोई चीज होगी, वो प्रोग्रेस कर रहा होगा, तो इसको आप कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लो एक एक नंबर होगा, उसमें कुछ जोड़ या घटा के, कुछ जोड़ या घटा के दूसरा नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद इस इसी ऐसे लाइन में, रो में तीसरा नंबर मिलेगा कुछ जोड़ या घटा के। फिर उसमें कुछ जोड़ या घटा के अगला नंबर मिलेगा। तो ऐसे जो सीरीज फॉर्म होती है, जो ऐसे नंबर की रो फॉर्म होती है, उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि इसमें जो नंबर होंगे आगे बढ़ते जाएंगे। कैसे बढ़ते जाएंगे? प्रोग्रेस करते जाएंगे, सीरीज बनती चली जाएगी, श्रृंखला बनती चलेगी, रो बनती चली जाएगी। ठीक है, इसको कहते हैं एपी। और इसमें नंबर्स आगे बढ़ते हैं, इसलिए क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास डिफरेंशियल डिफरेंशियल की बात करें तो वही क्या है, कोई ऐसा नंबर का रो हो जिसमें ईच टर्म क्या हो, जितने भी टर्म ऐसे आगे मिलते जाए, उनको क्या वो क्या करें, वो बढ़ते जाए आगे। ठीक है, कुछ जोड़े घटा के, तो उसको क्या बोलते हैं? एपी। ठीक है, सीक्वेंस और सीरीज क्या होता है? सीक्वेंस मतलब होता है किसी चीज को अरेंज करना, एक बेल मैनर में रेगुलर इंटरवल पर क्या करना, उसको अरेंज करना, उसको कहते हैं सीक्वेंस। सीरीज है तो जब सीक्वेंस में चीजें रखते जाओगे, जब आगे बढ़ती जाएगी, तो टोटल जो एक बनेगा, सेट जो बनेगा, उसको क्या कह देंगे? सीरीज कह देंगे। क्या बोल देंगे? सीरीज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो तो आपको लाइन में लगने कहा जाता है, तो सबसे पहले छोटा बच्चा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो ये जो अरेंजमेंट है, इसको कहते हैं सीक्वेंस। और जो ये बन रहा है टोटल सेट, उसको क्या बोलते हैं? सीरीज। क्या बोल देते हैं? सीरीज। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी और जनरल टर्म। ये nth टर्म ऑफ एपी क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है? मान लीजिए कोई एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, सीरीज है, जिसमें पहला टर्म आपका ए। ठीक है, और इस ए में अगली बार आपको कोई कोई नंबर है जो डी है जुड़ गया, तो जो अगला नंबर बनेगा कितना बनेगा? ए प्लस डी बनेगा। ऐसे इसके बाद फिर से डी जुड़ेगा। इसमें जो ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। ठीक है, फिक्स होगा। तो इसमें क्या होगा, मान लो अगली बार फिर से डी जुड़ गया, पहले एक डी था, अगली बार क्या बन जाएगा? ए प्लस टू डी बन जाएगा। ऐसे ऐसे सो ऑन। अगला टर्म जो बनेगा, ए प्लस टू डी था, एक डी और जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा? थ्री डी हो जाएगा। तो ऐसे डी डी जुड़ते 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 लास्ट में nth पोजीशन पर पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करते करते मान लो टोटल जो नंबर है इसमें, इस सीरीज में n है, तो जो लास्ट वाला टर्म होगा क्या हो जाएगा? nth टर्म हो जाएगा। उसी को क्या बोलेंगे? an बोलेंगे। अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें, जो फर्स्ट टर्म लिखा है, क्या लिखा है? फर्स्ट टर्म वो a है। इसमें d कितना है? जीरो डी है। कितना है? जीरो डी है। वहीं जो सेकेंड टर्म लिखा गया है, वो कितना लिखा गया है? ए प्लस डी। सेकेंड टर्म ले रहे हैं तो डी कितना है? वन डी है। कितना है? वन डी। ऐसे थर्ड टर्म ले रहे हैं तो जो ए प्लस कितना आ रहा है? टू डी। मतलब इसमें कितना आ रहा है? टू डी। थर्ड टर्म लिख रहे हैं, टू डी आ रहा है। मतलब जिस पोजीशन का, जो पोजीशन है, पोजीशन ऑफ टर्म, सबसे पहले ध्यान देंगे टर्म किसको कहते हैं। टर्म जो होता है, सीरीज में जितने नंबर्स प्रेजेंट होते हैं, ईच नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? टर्म बोलते हैं। पहले टर्म को हम ए वन, दूसरे को ए टू, तीसरे को ए3, ऐसे सो ऑन। ठीक है, कभी कभी टीचर जब पढ़ाते हैं इसको टी वन, टी टू, टी
T3 T4 T5 से भी डिनोट करते हैं, लेकिन हम एक ही चीज पकड़ के चलेंगे, A1 A2 A3। ठीक है। जो पोजीशन ऑफ टर्म है, जैसे मान लो मैंने फिफ्थ फिफ्थ टर्म कहा, कौन सा कहा टर्म, तो उसमें एक डी कम आएगा, मतलब ए प्लस 4D आएगा। क्योंकि देखो पहले में 0D आ रहा था, दूसरे में 1D आ रहा था, तीसरे में 2D आ रहा था, मतलब डी में जो मल्टीप्लाइड कॉफिशिएंट है वो एक कम आता है अपनी पोजीशन से। तो ऐसे ही nth टर्म की बात करें तो ए आएगा प्लस में, अगर nth पोजीशन का टर्म कह रहे हैं तो डी में एक एन में से एक कम करके मल्टीप्लाई होगा, तो इसी को कह देंगे nth टर्म की वैल्यू या फिर nth टर्म की वैल्यू, इसी को कहते हैं फॉर्मूला, इसी को कहते हैं जनरल फॉर्मूला। अगर सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है n ही है तो यही n क्या बन जाता है, लास्ट टर्म। क्या बन जाता है, लास्ट टर्म। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। तो इसका जो फॉर्मूला बना लास्ट टर्म का या फिर nth टर्म का, वो बना an इक्वल टू ए प्लस, nth पोजीशन का लिख रहे हैं तो n-1, मतलब d में n से एक कम में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, d, तो ये हो जाएगा। ठीक है, an इक्वल टू ए प्लस n-1d। उम्मीद है आपको जनरल फॉर्म समझ में होगा। और जनरल फॉर्म इसे, इसका मतलब क्या है, इसका यूज क्या है, जैसे मुझे कोई एपी दी गई 2 4 6 8 ऐसे सो ऑन। अब इसमें से मुझे कहा गया कि आप 100th टर्म निकालिए, तो मुझे अगर पता है कि a प्लस जिस पोजीशन का टर्म कहा गया है उससे एक कम d, मतलब 99d। अब आपको ये ध्यान देना है कि d कैसे मिलेगा। a तो पहला टर्म होता है, a हमेशा पहला टर्म होता है, फर्स्ट टर्म को हम a कहते हैं। d होता है कॉमन डिफरेंस, d क्या होता है हमारा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये निकलता कैसे है, किसी दो टर्म पकड़िए, बाद वाले से उससे पहले वाले को घटा दीजिए, मतलब जो d आएगा a2 माइनस A1 हो सकता है, या फिर d a3 माइनस A2 हो सकता है। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म को आपको पकड़ना है, बाद वाले से उसके पहले को घटा देना है, जो वैल्यू आएगी चाहे पॉजिटिव, जो d है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो क्या हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि सीरीज जो है आगे बढ़ते हुए नंबर इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। अगर लगातार कोई नंबर घट रहा है तो डिक्रीज करेगा, तो कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर सीरीज लगातार बढ़ रही है, कॉमन डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है समझ में आएगा। जैसे मान लो किसी सीरीज में आपको 200 टर्म निकालना है, तो कैसे लिखोगे, ए प्लस 199d हो गया। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया nth टर्म ऑफ एन एपी फ्रॉम द एंड। अब आपको क्या करना, अभी तक हम जो nth टर्म निकाल रहे थे स्टार्टिंग से काउंट कर रहे थे, कहां से काउंट कर रहे थे, स्टार्टिंग से। ठीक है, लेकिन अब हमको कहां से निकालना है, लास्ट से। मान लो a है, दूसरा टर्म a प्लस डी है, तीसरा a प्लस 2d है, ऐसे सो ऑन। लास्ट टर्म हमारा क्या है, an है। अब क्या कह रहा है कि पीछे से काउंट करके आपको पोजीशन पर टर्म निकालना है। तो जो nth टर्म फ्रॉम लास्ट आता है वो होता है क्या, जैसे इसमें क्या निकाल रहे थे an, तो इसमें nth टर्म जो लास्ट निकालेंगे an लास्ट लिख लो यहाँ से, फ्रॉम लास्ट। तो यहाँ पहले जो पहला टर्म था उसको ऐड करते थे पहले फॉर्मूले में, an इक्वल टू क्या लिखते थे, a प्लस n-1 d लिखते थे। अब यहाँ पे अगर लास्ट से काउंट कर रहे हैं तो a की जगह पे क्या आ जाएगा, l आ जाएगा, l फॉर लास्ट टर्म। ठीक है, अब जो इसमें एडिशन का सिंबल है, अगर स्टार्टिंग से काउंट करते हैं तो पॉजिटिव आता है, लास्ट से काउंट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव, यल माइनस, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, n-1d। तो ये होता है nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। जहां पे l की वैल्यू लास्ट टर्म होगी, सबसे लास्ट टर्म जो दिया जाएगा l की जगह पर रखेंगे, माइनस करेंगे n, किस पोजीशन का टर्म पूछ रहा है, मान लो 100 टर्म फ्रॉम लास्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे 100-1d, d स्टार्टिंग से ही काउंट करेंगे, दूसरे से पहले को सब्ट्रैक्ट करके। ठीक है, a2 माइनस d कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1 करके। ठीक, उम्मीद है ये भी समझ में होगा। इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना। अगर फ्रॉम an द टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग बोलता है तो an इक्वल टू a प्लस n-1d आता है। अगर फ्रॉम लास्ट पूछता है तो an इक्वल टू
एल माइनस एन माइनस वन डी आता है। ठीक है, उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखो दिया गया है टॉपिक सिलेक्शन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। कभी कभी कहता है कि द सम ऑफ थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी इज समथिंग। फिर कहता है कभी कभी द सम ऑफ फोर कॉन्जिक्यूटिव टर्म ऑफ एपी समथिंग। तो ऐसे जब बोलता है तो आपको लेट करना होता है तीन कंजिक्यूटिव एपी के टर्म। ठीक है, तो हम लेट करने का क्राइटेरिया फिक्स कर चुके हैं, क्योंकि ऐसा मानेंगे, मान लो सम दिया है तो हम कोशिश करेंगे उससे थ्री वेरिएबल में इक्वेशन ना बने या टू वेरिएबल में इक्वेशन ना बने। जैसे मैंने माना पहला टर्म मान लिया a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। अगर इनका सम दिया जाएगा तो मैं तीन लगातार टर्म ये जो दिए गए हैं इनका सम लूंगा, तो यहाँ से केवल a बचेगा, d क्या हो जाएगा हमारा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव का d, ये नेगेटिव का d। एक a, दो a, तीन a, तो कितना बचेगा, तीन a। तो यहाँ से हम a की जो भी सम दिया रहेगा वहां से डायरेक्ट हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे जब चार टर्म मानना होगा तो पहला मानेंगे a माइनस थ्री डी, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a प्लस डी, और चौथा a प्लस थ्री डी। इसमें कॉमन डिफरेंस d का रहता है, इसमें कॉमन डिफरेंस टू डी का रहता है। किसका रहता है, किसी भी दो दो टर्म पकड़िए, दूसरे से पहले वाले सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें कॉमन डिफरेंस कितने का आ जाएगा, टू डी। ऐसे ही जब आपको कितना टर्म मानना होगा, पांच टर्म, तो पहला मानेंगे a माइनस टू डी, दूसरा a माइनस डी, तीसरा a, चौथा a प्लस डी, पांचवा a प्लस टू डी। इसमें जो कॉमन डिफरेंस आता है वो d का आता है। ठीक है, किसी भी दो टर्म पकड़िए, बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, d ही आएगा। तो ऐसे जब तीन टर्म मानना होगा तो a माइनस डी a प्लस डी मानेंगे। चार मानना होगा तो a माइनस थ्री डी, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस थ्री डी। चार टर्म मान लेंगे कंजुगेटिव। ठीक है, पांचों हम पांच मानना होगा तो a माइनस टू डी, a माइनस डी, a, a प्लस डी, a प्लस टू डी। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये कब काम आएगा, जब कॉन्जिक्यूटिव टर्म की बात करेगा। किसकी बात करेगा, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एपी। तीन कहेगा तो पांच, चार कहेगा तो पांच, कहेगा तो सब में यूज हो जाएगा। ऐसे ही आप लेट करेंगे। ठीक है, इससे क्या बचते हैं आप, दो वेरिएबल में क्वेश्चन नहीं बनती, तीन वेरिएबल में क्वेश्चन नहीं बनती है, सम दिया होता है तो डी वाला टर्म पूरा कट जाता है, ए की वैल्यू डायरेक्ट आ जाती है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। कहा गया रिलेशन बिटवीन बिटवीन थ्री कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी में अगर तीन टर्म कॉन्जिक्यूटिव आपको दिया गया है, मान लो ए वन दिया गया है, ए टू दिया गया है, ए थ्री दिया गया है, कोई भी मतलब पूरे एपी में से तीन लगातार आप टर्म पकड़ लीजिए, तो उनमें रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इसमें रिलेशन ये होता है कि कभी भी एपी का तीन लगातार टर्म आप पकड़ते हैं तो ये जो बीच वाला टर्म होगा ये अपने से पहले वाले का और अपने से बाद वाले का एवरेज होता है। क्या होता है, एवरेज। मतलब ए वन जो ए टू होगा, ए वन प्लस ए थ्री बाई टू होगा हमेशा। फिर इससे ये भी कह सकते हैं कि अगर बीच वाले का डबल किया जाए तो एक सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म आता है। ठीक है, कभी किसी तीन लगातार टर्म को आप पकड़ लेंगे तो उसमें अगर पहले और दूसरे का सम लेंगे, नहीं पहले और तीसरे का सम लेंगे, पहले का और तीसरे का, तो वो टू टाइम्स होगा बीच वाले का। समझ में आया, या फिर बीच वाला जो होगा वो अपने से पहले और बाद वाले का एवरेज होगा। क्या होगा, एवरेज ऑफ ए वन एंड ए थ्री। ठीक है, उम्मीद है समझ में होगा। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन में यूज होता है इसका, इसलिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, अगला आपका टॉपिक है, इसमें कहा गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ एन एपी। किसी एपी में अगर वो एपी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नंबर्स लगातार छोटे हो रहे हैं, घट रहे हैं, तो हो सकता है एक टर्म आएगा कि वो एपी कैसी हो जाएगी, मान लो ये ए नेगेटिव आ जाएगी, उसमें नेगेटिव नंबर्स आने लगेंगे। ए वन है, ए टू है, ए थ्री है, ए फोर है, ऐसे सो ऑन ए एन तक है। मान लो ये आपको दिया गया है 10 है, 8 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर 2 है, फिर 0 है, ऐसे सो ऑन। तो यहाँ से नेगेटिव चालू हुआ। तो ऐसे जब बड़े नंबर्स प्रेजेंट होंगे एपी में तो आपसे पूछा जाएगा कि विच टर्म विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, आपको मान लेना है लेट इट्स जो एपी दिया गया रहेगा, nth टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म।
मान लिया। तो जो nth टर्म होता है इसको हम डिनोट करते हैं n से। अगर ये पहला नेगेटिव टर्म है तो ये किससे लेस देन होगा, जीरो से होगा। किसे, जीरो से, मतलब जीरो इससे बड़ा होगा। आप इसमें पूरी वैल्यू रखेंगे a प्लस एन माइनस वन डी, सारी वैल्यू रख देंगे। आप n कैलकुलेट करेंगे, a रख लेंगे, d रख लेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे n। तो n में इनइक्वलिटी की फॉर्म में n लेस देन जीरो या फिर n ग्रेटर देन समथिंग, यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी आ सकता है, ऐसे रहेगा। अगर ये n की वैल्यू, ये मान लो यहाँ पे कोई आ गया n ग्रेटर देन, मान लो आ गया 25, तो 25 के जस्ट बाद वाला कौन सा n हो सकता है, 26 होगा। क्योंकि ये जो n होता है ये काउंटिंग ऑफ नंबर्स होता है, मतलब नंबर टर्म को क्या करते हैं, काउंट करते हैं। तो जो जो काउंटिंग आती है हमेशा कैसे आती है, नेचुरल नंबर में आती है। किस में आती है, नेचुरल नंबर में। तो 25 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा होगा, 26 होगा। अगर मान लो कंडीशन आ गई n ग्रेटर देन 7/2, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो n ग्रेटर देन किससे आएगा, 3.5 आएगा। तो 3.5 से जस्ट बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा आएगा, 4 आएगा। तो इस केस में हमारा जो फोर्थ टर्म होगा तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आ जाएगा। जो भी कंडीशन आएगी अगर फ्रैक्शन में आती है तो उससे जस्ट बड़ा जो नेचुरल नंबर बनेगा, पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, वही n की वैल्यू हो जाएगी। वही टर्म जो होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे मान लो n आ गया हमारा ग्रेटर देन 25/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो n ग्रेटर देन कितना आएगा, 12.5 आएगा। 12.5 से जस्ट बड़ा पॉजिटिव इंटीजर कौन सा आता है या नेचुरल नंबर कौन सा आता है, 13 आता है। तो मतलब 13th टर्म ऐसा होगा जो पहला नेगेटिव टर्म होगा। ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, an लेस देन जीरो। फॉर्मूला रखेंगे, आप किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, n की। उम्मीद समझ में होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गिवन टर्म विल बी द टर्म ऑफ एपी और नॉट। मान लो आपको कोई एपी दी जाती है, कोई एपी दी गई, ठीक है, 2, 4, 6, 8 ऐसे सो ऑन, बड़े नंबर्स का दे दी है। उसमें से पूछ ले आपको कि -150, इस एपी का टर्म होगा कि नहीं होगा। तो हम इस केस में भी क्या करेंगे कि इसको मान लेंगे कि लेट -150 इज nth टर्म। मान लिए इस एपी का nth टर्म है -150। तो हम an की वैल्यू हमने क्या मान लिया है, nth टर्म an होता है -150। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन डी। ठीक है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लगाएंगे। a की वैल्यू रखेंगे ap से, d की वैल्यू रखेंगे, और an तो हमने माना ही है। तो इस तरह सॉल्व करके हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। किसकी निकालेंगे, n की। अब इसमें ध्यान क्या देना है, अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आती है, क्या आती है, नेचुरल नंबर, तब तो ये जो टर्म दिया रहेगा वो उस एपी का टर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके अलावा अदर देन नेचुरल, तो वो एपी का टर्म नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो एन की वैल्यू होती है वो काउंटिंग करते हैं हम टर्म की। तो जो काउंटिंग आती है हमेशा कैसे आती है, एक नेचुरल नंबर आती है, पॉजिटिव इंटीजर आती है। अगर उसके अलावा फ्रैक्शन आ रहा है या नेगेटिव नंबर आ रहा है एन, तो इसका मतलब ये जो टर्म है हमने ए एन माना था, ये उस एपी का टर्म नहीं होगा। उसमें क्या लिखेंगे, नो द गिवन नंबर इज नॉट टर्म ऑफ द एपी। ठीक है, लिख लेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर से सुन लीजिए क्या करना है, जो टर्म दिया रहेगा उसको मान लेंगे कि उस एपी का nth टर्म है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू वो हो जाएगी। और फिर फॉर्मूले में रखेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। यहाँ से डी की वैल्यू रखेंगे एपी से, ए की वैल्यू रखेंगे, और ए एन की वैल्यू जो माने उसको रखेंगे, एन निकाल लेंगे। एन अगर नेचुरल नंबर आएगा तो टर्म है एपी का, उसके अलावा कुछ आता है तो नहीं। समझ में आया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सब टॉपिक्स पे हम सेपरेट टॉपिक का लेक्चर अपलोड करेंगे जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यूज और कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। अभी मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ चैप्टर का। ठीक है, कह रहा है सम ऑफ एपी बाय ऑल मेथड्स। इस टॉपिक में कहा गया है कि हम सम ऑफ टर्म निकालेंगे ऑल मेथड्स। हमारे पास दो तरीका फॉर्मूला निकालने का। पहले सम ऑफ एपी क्या होता है, मान लो आपकी एपी दी गई A1 A2 और A3 A4 A5 ऐसे सो ऑन
ए एन तक। आपसे कहा जाए कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट फर्स्ट 10 टर्म, कितना बोल दिया जाए 10 टर्म, मतलब जो एपी आपको दीजिए इसके जब कोई नंबर होगा, स्टार्टिंग से 10 टर्म का टोटल सम कितना होगा। ठीक है, तो उस समय हम अगर एपी आसान है 10 ही टर्म बोल रहा है तो हम सम करके निकाल सकते हैं डायरेक्ट जोड़ के। नहीं तो अगर मान लो आपसे कह दिया जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म कितना बोल दिया जाए, तो क्या एपी का आप 100 टर्म लेके जोड़ने बैठ जाओगे, नहीं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो आता है एस एन, सम ऑफ एन, एन मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म कहेगा लेने के लिए, वो आता है एन बाई टू, ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। ठीक है, ये आता है एस एन इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, जहाँ से n जितने नंबर ऑफ टर्म का सम कहेगा n की वैल्यू हो जाएगी, पहला टर्म a हो जाएगा, यहाँ भी n हो जाएगा, d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, इसमें रखेंगे तो जितने टर्म का सम कहेगा डायरेक्टली आप कैलकुलेट कर लेंगे एस एन इक्वल टू। ठीक है, जो भी आएगा एक्स वाई जेड। ठीक, अब दूसरा फॉर्मूला क्या बनता है, इसी से फॉर्मूला जनरेट करते हैं दूसरा, एस एन इक्वल टू लिखा गया है एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, ये लिखा गया है। अब यहाँ से अगर देखो तो एस एन इक्वल टू एन बाई टू, ये तो सही है, ये a को मैं दो बार लिख सकता हूँ, 2a प्लस a प्लस एन माइनस 1d। तो यहाँ से देखेंगे एस एन इक्वल टू क्या हो गया है, एन बाई टू ब्रैकेट में ए रहने दीजिए इसे, ए प्लस एन माइनस 1d, ये आपने कहीं देखा है, ये ए एन का फॉर्मूला है, इसका है ए एन का। ठीक है, अगर किसी एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म एन ही है, टोटल सम पूछ रहा है, टोटल जितना एन टर्म है, तो एस एन इक्वल टू हो जाएगा एन बाई टू ब्रैकेट में ए, अगर एन ही टर्म टोटल है तो ए एन जो nth टर्म होगा वो लास्ट टर्म होगा, तो क्या हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो कह सकते हैं एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये कब अप्लाई करेंगे, जब आपको पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो और एन की वैल्यू पता हो। क्वेश्चन में फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं आप देखेंगे कि फॉर्मूले में सारी चीज पता होनी चाहिए, केवल एक ही चीज मिसिंग हो जो आपको निकालना हो। जैसे इसमें एन 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 की जरूरत पड़ती है, ए है, एन है, डी है, इसमें फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, एन है। ठीक है, तो दो फॉर्मूले है हमारा, पहला ये एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1d, और दूसरा है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, उम्मीद समझ में होगा, क्वेश्चन में आप अप्लाई करेंगे समझ में आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, कह रहा प्रूविंग एपी एंड फॉर्मिंग एन एपी। देखो एपी को प्रूव करने के लिए मान लो आपका टर्म A1 A2 A3 ऐसे लिखा होता है, कोई चीज अगर कोई सीरीज आपके नंबर की सीरीज अगर एपी में है तो उसमें जो डिफरेंस होगा दो टर्म के बीच का वो हमेशा सेम होगा। क्या होगा, हमेशा सेम होगा। तो एपी प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, हम दो बार कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। पहले D1 निकाल लिया आपने A2 माइनस A1 करके, तो D2 निकाल लेंगे क्या करके, A3 माइनस A2 करके। अगर ये D1 वैल्यू D2 वैल्यू सेम आती है, इफ D1 इक्वल टू क्या है, D2 है, तो जो गिवन सीरीज होगी वो एपी में होगी। किसमें होगी, एपी में होगी। यही एक तरीका है प्रूफ करने का, मतलब दो बार आप डिफरेंस निकालिए, दोनों डिफरेंस सेम आता है तो एपी में है, अगर नहीं सेम आता है तो एपी में नहीं है। अब बात करें फॉर्मिंग एन एपी, एपी बनाने के लिए हम एपी जो लिखते हैं ए लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं, ए प्लस 2d लिखते हैं, ऐसे सो ऑन लिखते हैं। तो हमें एपी को लिखने के लिए दो वैल्यू चाहिए, ए चाहिए और डी चाहिए। आप किसी क्वेश्चन में अगर दो चीज निकाल पाते हैं, ए की वैल्यू निकाल पाते हैं, फर्स्ट टर्म निकाल पाते हैं, कॉमन डिफरेंस निकाल पाते हैं, तो एपी आप ऐसे लिख सकते हैं। पहला टर्म तो वही ए हो जाएगा, दूसरा टर्म ए और डी जोड़ के हो जाएगा, तीसरा टर्म ए होगा प्लस डी का दो गुना, ऐसे तीन गुना, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, तो आपकी एपी फॉर्म हो जाएगी। बहुत आसान है, कर लेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आ गया है 20 टर्म ऑफ द एपी। क्वेश्चन दिया गया आपको, कह रहा है 20 टर्म ऑफ द एपी 21 18 15 इज माइनस 81 ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो माइनस 81 है इसका कौन सा टर्म होगा। मैंने मान लिया कि एक कौन सा टर्म है जो दिया गया है, ये nth टर्म है माइनस 81, तो मतलब ए एन इक्वल टू कितना हो गया, माइनस 81 हो गया। ठीक है,
और यहाँ इस AP से A की जो वैल्यू है वो 21 है, पहला टर्म। D की बात करें तो A2 माइनस A1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 माइनस 21 करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। D की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3 आ गई। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं ए एन के फॉर्मूले में, ए एन इजक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें हम सारी वैल्यू को रख के अगर एन की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि माइनस 81 इस एपी का कौन से नंबर का टर्म है। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू माइनस 81, ए की वैल्यू 21 प्लस एन की वैल्यू कितनी है, एन नहीं पता है तो एन ऐसे रहने दो, माइनस वन ऐसे रहने दो। डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। यहाँ से जब सॉल्व करोगे ये माइनस इधर हो जाएगा तो 112 हो जाएगा, 8 to 10 102 माइनस का इक्वल टू -3 इंटू एन करोगे तो -3n आएगा, माइनस माइनस प्लस का 3 आ जाएगा, ये 3 आके इधर घटेगा कितना आ जाएगा, माइनस का 105 इक्वल टू -3n। ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा 105/3। 3 से कट करोगे 3 3 9 3 5 15, तो n इक्वल टू कितना आ गया 35। तो इसका मतलब जो -81 है ये कौन सा टर्म है, 35th टर्म। ठीक है, 35वां टर्म है। अब कह रहा है कोई टर्म इसका जीरो है, फिर से इस जीरो को मान लेते हैं कोई nth टर्म है। ठीक है, कौन सा टर्म है, nth टर्म है। तो ए एन की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। फिर से वही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू जीरो हो गई इक्वल टू ए 21 हो गया, प्लस एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी नहीं पता है, एन माइनस वन -3। तो यहाँ से ये -21 इक्वल टू माइनस का 3 1 प्लस का 3 आ जाएगा, ये 3 इधर आ जाएगा -24 हो जाएगा इक्वल टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, n इक्वल टू 24/3, 3 8 24। अब यहाँ n की वैल्यू क्या आई है, एक नेचुरल नंबर आई है वो भी 8th, मतलब इसका 8वां टर्म जो होगा वो जीरो होगा, इसका 8th टर्म क्या होगा, जीरो होगा। उम्मीद है समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने इसको nth टर्म माना, n की वैल्यू 35 आ गई, मतलब 35वां टर्म -81 है। फिर पूछा गया कोई टर्म इसका जीरो है, मैंने मान लिया nth टर्म कोई है, जीरो है, तो ए एन की वैल्यू जीरो हो गई, फॉर्मूले में रखा, यहाँ से कैलकुलेट की n इक्वल टू 8। इसका मतलब 8वां टर्म जो है इसका क्या होगा, एपी का जीरो होगा। नहीं, चेक कर लेना, पहला टर्म दिया गया, दूसरा, तीसरा, ऐसे 8 तक लिखना, 8वां टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आगे बढ़े, यहाँ से हमारा लेक्चर एंड होता है। उम्मीद है इस चैप्टर में जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं या मैंने समझाया है जो भी चीज़ आपको सब समझ में आएगा। फॉर्मूला भी हो सकता है आपने क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है तो आपको अप्लाई करना ना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं सारे टॉपिक्स पर जो टॉपिक आपको दिखाया हूँ, जो समझाया हूँ, इन सब टॉपिक्स पर एक एक टॉपिक पर लेक्चर अपलोड करूँगा विद PYQs। ठीक है, तो यहाँ मैं लेक्चर को एंड करता हूँ। थैंक यू एवरीवन।